अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल मुल्तान और पेशावर के दरमियान मैच हुआ, जो मुल्तान ने बहुत ही आराम से मैच जीत लिया और मुल्तान जो है वो फाइनल में पहुंच गया। पेशावर के पास अभी एक चांस और है। मुल्तान के प्लेयर उसामा मीर ने वुमेंस कोच के हवाले से क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। जी, ये तो उसामा मीर आपने सुना कि कोचेस को इन्होंने बिल्कुल कहा है कि इनकी वजह से काफ़ी मुझ में निखार आया है और मैचेस जब उन्हें ज़्यादा मिलना शुरू हुए तो उन्होंने अच्छा खेला। अच्छा नसीम भाई, ये सवाल कर रहे थे आप वुमेंस कोच का, जब आपने सवाल किया तो मुंह पर एक स्माइल भी आई थी उनकी, बड़ी मासूमाना सी एक मैंने मुस्कुराहट देखी उनके चेहरे पर। उस वक्त जितने भी हम मीडिया के लोग बैठे हुए थे वो सारे मुस्कुरा दिए थे इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल हमने अपने शो में भी डिस्कस किया था कि फीमेल कोच आने के बाद परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो खासा बेहतर है। तो वही मेरे जहन में चल रहा था, मैंने कहा भाई ये तो बताएं ना थोड़ा सा। तो आपने ये सवाल पूछ लिया। हाँ, आप ये देखें कि उन्होंने फीमेल कोच पे फिर भी बात नहीं की, बहुत कम ही बात की। हालांकि मैंने दोबारा ही सवाल किया था थोड़ा फीमेल कोच को तो डिस्क्राइब करें, तो एक फ़र्क तो डाला, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उसामा मीर ने खुद भी एडमिट किया कि वर्ल्ड कप में जो वो गलती कर रहे थे उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे ओडीआई की बॉलिंग करनी चाहिए थी जो मैं T20 की बॉलिंग कर रहा था, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बॉल को फ्लाइट देने की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं मार के गेंद कर रहा था। ये मार के गेंद कर रहे यानी तेज़ में ज़रा गेंद करने में लगा हुआ था जो हम T20 में करते हैं। तो वो मुझे समझ में आया वहाँ पर मेरी क्या गलती थी। लेकिन उसामा ने जितनी शानदार बॉलिंग की है शेरी भाई पूरे इवेंट के अंदर, इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है। और अगर वो कल के मैच में फाइनल के अंदर जो है वो तीन आउट करने शायद उन्हें, तो वो ऑल टाइम लीडिंग किसी भी एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाएंगे। हाँ, तो हम यही करेंगे कि उसामा जो है 3 विकेटें का 4 विकेटें ले ले, ताकि उसी तरह उनका नाम बनता रहे। बस नीचे देख के खेलते जाएं, अच्छा खेलेंगे। आज मैच हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की, 174 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब तक जो एमन क्वेटा की परफॉर्मेंस है, 2 खिलाड़ी तो उनके आउट हो चुके हैं, मेन सऊद शकील और जेसन रॉय। आपने तो आज क्वेटा को सपोर्ट करने के लिए कलर भी उनके जैसा पहन लिया। बिल्कुल जी, बहुत ही टर्बुलेंट स्टार्ट हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर का, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जो स्कोर कर रहे थे, सऊद शकील, वो आउट हो गए और अनफॉर्चुनेट है उनके लिए ऐसा स्टार्ट। बट अभी बहुत ज़्यादा मैच बाकी है, क्योंकि अभी हमने रायली रोसो को भी देखना है कि उन्होंने किस तरह से अपनी इनिंग्स को स्टेबल करना है, और उमैर बिन यूसुफ जिनको हम देखते हैं कि अच्छा, मज़े की बात आप ये बात कर रही हैं और मुझे पता चला रायली रोसो भी आउट हो गया। मोर अनफॉर्चुनेट। अब हम नीचे चले जाते हैं कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रायले रोसे का इस वक्त एंकर रोल प्ले करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन वही बात है कि अब ख्वाजा नाफे और उमैर बिन यूसुफ दोनों यंगस्टर्स हैं और दोनों क्रीज पे हैं। उमैर बिन यूसुफ के डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन है और ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको बहुत पहले पाकिस्तान की डोर को नॉक करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो आई बिलीव कि ये उनका टाइम है कि जहाँ पे वो अपने आप को शो अप करें ना, और ये प्ले ऑफ का मैच है और इसमें उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इस वक्त प्रेशर भी तो एमन बहुत होगा ना, क्योंकि सारे मेन खिलाड़ी आउट होगा और आज जो मैच हारेगा वो अपने घर जाएगा। तो जाहिर है अगर एक नया प्लेयर है तो उसके ऊपर प्रेशर तो होगा। बिल्कुल, देखिए प्रेशर आप पे क्रिकेट में थ्रू आउट ही रहता है। तो यही वो टाइम है, यही वो स्टेज है कि जहाँ से उन्होंने इस चीज़ को कार्व करके आगे बढ़ना है। तो आई थिंक उनके लिए ये एक बेस्ट स्टेज है जहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। ख्वाजा नाफे ने भी आते साथ ही परफॉर्म किया था, लेकिन अब हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंट इस चीज़ को परफॉर्म किया, ग्रुप मैच में किया। तो अगर आज वो उस चीज़ को आगे लेके कैरी ऑन करेंगे तो ये एक अच्छा साइन होगा उनके लिए। बट आई स्टिल बिलीव कि ये रन इस्लामाबाद के कम है। 2 के विकेट मुश्किल था, लेकिन इनको जो स्टार्ट मिला था बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन इनका मिडल ऑर्डर जैसे कोलैप्स हुआ है, तो आई स्टिल बिलीव के रन्स 180 प्लस होने चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर का तो ओपनिंग ही कोलैप्स हो गई। नसीम भाई, 174 स्कोर है आज। अगर हम मार्टल गुप्टिल की बात करते हैं, 56 रन स्कोर किए, सलमान अली आगा, एलेक्स हेल, तो ये जो इनके शुरू तक 1 डाउन तक थे, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखिए, मार्टिन गप्टिल पहला मैच खेल रहे हैं इस PSL 9 में। ये 22 तारीख को आए थे। इमारात के प्लेयर वसीम आ नहीं सके थे, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको लिया गया था। अगर कॉलिन मनरो आज फिट होते, जिन्होंने लास्ट इनिंग बड़ी ज़बरदस्त 88 रन की खेली थी, एक पैर पे खेली थी, क्रैम्प आ गया था, मार्टिन गप्टिल ने पहले ही मैच में अपना एक्सपीरियंस शो किया, खासकर उस पिच के ऊपर के जहाँ पर रन्स करना इतना आसान नहीं है। उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी खेलती हुई दिखाई दी। पैचेस के अंदर जो अच्छा स्ट्राइक रेट भी उन्होंने किया, जिसमें 300 के स्ट्राइक रेट से 18 रन आज़म ने कर दिए, 147 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर दिए अपना शादाब ने आके दरमियान में कर दिए, 176 के आगा सलमान ने 147 से कर दिए। तो इस पिच के ऊपर भी वो अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर गए दरमियान में। लेकिन मार्टिन गप्टिल को जो उन्होंने जो टास्क दिया था उसी टास्क के मुताबिक खेले, 47-56 जो उनका एक्सपीरियंस था कि आपने
एक एंड पे रुके रहना है और उनकी ग्रिप जो है वो बैटिंग को चला। एक प्लान दिखाई दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि मैंने मार्टिन गप्टिल को बहुत कम बैट उठाते हुए देखा। जहां पक्की गेंद मिलती थी वो उसी को हिट करते थे, वरना वो रोक लेते थे। वो बताते हैं 47 on 56 बॉल्स। अच्छा, ये जो प्लान दिखाई दिया। हाँ, प्लान तो चले, आज शादाब ने कुछ प्लान बनाया होगा और अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। 11 रन पे 3 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर के जो आउट हुए हैं, इसके बाद अब आपको लगता है कि ये मैच चेस कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्रिकेट में कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं होती है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। कोई एक बड़ी बारी वो हम देख ही नहीं रहे कोयटा की जानिब से। कितने मैचेस हो गए कि किसी ने कोई बड़ी बारी लियो, अपने मैचेस को लेकर चलाओ। देखिए ना, राइले रोज़ो की उनको कप्तान लगाया, नदीम उमर साहब भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशान तो ज़रूर होंगे, किसको चेंज करूं, किसको लेकर आऊं। मोइन खान को कोच से हटाया, शेन वॉटसन को लेकर आए, सरफराज को हटाया, राइले रोज़ो को लेकर आए। बहुत सारी चेंजेस की थी उन्होंने और अपनी पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक करके नहीं अगर आज का मैच जीतते हैं तो फिर वही वाली बात है कि क्रिकेट में वैसे कुछ नामुमकिन तो नहीं है, आखिरी 6 बॉलों पे 6 छक्के ही पड़ सकते हैं, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके लिहाज से एक चीज मैं आपको बताऊं, अम्माद वसीम पे हम जितना डिस्कस करते थे, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, आज जो 2 आउट किए अम्माद ने, जो उनकी बॉलिंग अब तक की है, 2 ओवर 3 रन 2 आउट, दिस इज द डिफरेंस, एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर बॉलिंग में आज देखते तो आमिर की भी एवन बहुत अच्छी बॉलिंग रही। अगर नसीम शाह छक्का नहीं मारते तो 14 रन थे 4 ओवर में, 2 विकेटें ली उन्होंने। आमिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आमिर ने जो स्टार्ट किया वही बात है कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, मिडल में थोड़ा सा क्रम्बल की उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन आज जो उन्होंने प्लेऑफ में स्टार्ट किया है, पहले ओवर में जस्ट 2 रन दिए तो उस ओवर ने उनके टोन सेट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड ओवर मोहम्मद वसीम को दे दिया, जिनको हमने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में देखा नहीं, और वहाँ आके उनको 3 बाउंड्रीज लगी तो कोयटा ग्लैडिएटर ने थोड़ा सा लूज़ करना शुरू किया। फिर अबरार भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। तो आमिर की यहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने बड़े मैच में आके कोयटा का बहुत साथ दिया है। फिर आके उन्होंने नीचे से हुनैन शाह और बैक टू बैक विकेट्स ली, तो मिडिल ऑर्डर को भी निकाला। बिल्कुल जी, अब तक की परफॉर्मेंस जो है उसके लिहाज से कोयटा जो है वो उसका पलड़ा काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आज कोयटा मैच हारती है तो इस्लामाबाद जीती है, तो फिर पेशावर और इस्लामाबाद का मैच होगा। फिर देखते हैं कौन जीतेगा। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच जारी है। 21 रन पे नसीम भाई 5 खिलाड़ी इनके आउट हो गए हैं, और ये वही कोच हैं शेन वॉटसन जिनको हम $2 मिलियन सालाना दे रहे हैं। उनकी टीम 21 रन पे 5 खिलाड़ी आउट करके बैठी हुई है। $2 मिलियन उनको हम दे रहे हैं। बहुत ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस है ये कि रनआउट पे रनआउट हुए जा रहे हैं उनके बैटर्स, और जिस तरीके से विकेट देकर आए हैं वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके का स्टार्ट लिया था शुरू में सब ये कह रहे थे वॉटसन कोच आ गए, रोज़ो कप्तान आ गए, तो उसके बाद फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से ग्राफ इतना गिरता चला गया। क्या हुआ क्या, दरअसल इनकी बैटिंग एक्सपोज हो गई। और ख्वाजा नाफे, भाई ख्वाजा नाफे को आपने क्या बना दिया, जेफ बायकॉट बना दिया, क्या बना दिया, एडम गिलक्रिस्ट बना दिया, आपने क्या बनाया। ख्वाजा नाफे को क्या करना चाहिए? अब क्या करे ख्वाजा नाफे को? मशवरा दे दो उसको। भाई ख्वाजा नाफे को मशवरा तो यही है कि जाके भाई आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, प्रॉपर ज़रा अपनी तैयारी करें। आप शर्माते रहते हैं, बहुत स्टाइल में रहते हैं, स्टाइल ख़त्म करें, अपने खेल पे फोकस करें। असल काम आपका ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है। जिस दिन पहले मैच में ही इन्होंने परफॉर्म किया था, हम यहाँ बात कह रहे थे कि भाई एक मैच के ऊपर आप किसी को भी हीरो ने, वो एक ही मैच है, एक ही था, बाकी दूसरा नहीं है, 10 मैच हो गए। आज की तारीख में 11वां मैच है ये, और अभी कैसा बच्चों वाला कैच दिया है, ऐसे शॉट उठाया जैसे पता नहीं कहाँ जाएगी। मैंने कहा छक्का पड़ गया, पिच के पास ही कैच हो गया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये टीम सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक पहलू रहा वो राइली रोज़ो खुद रहे, जिनको कप्तान लगाया। वो कहीं से भी फ्रंट से लीड नहीं कर सके टीम को। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम उनकी एक सिंगल परफॉर्मेंस को तरसती रही है, जो नज़र ही नहीं आई। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह पहुँच तो गए, लेकिन आज का मैच जैसे कह रहे हैं ना, बच्चों की तरह हार रहे हैं, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। इवन अगर अभी अम्माद की हम बॉलिंग देखते हैं, अम्माद ने बड़ी अच्छी इस वक्त बॉलिंग कर रहा है। आप अगर एक सिलेक्शन दिया जाए, एक पोल किया जाए कि अम्माद या शादाब, तो आप किसको समझती हैं बेहतर कौन है टीम के लिए? अम्माद ज़्यादा बेहतर है या शादाब?
देखिए पहली चीज़ तो ये कि हमें टीम में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें एज अ बॉलर रिक्वायरमेंट है, ऑलराउंडर की एज अ बैटर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हम शादाब खान की बात करें तो शादाब खान ने ये जो पूरा PSL खेला है वो नंबर 4 पे उन्होंने बैटिंग की है। तो जब पाकिस्तान टीम में उनका सिलेक्शन होगा तो क्या उनकी बैटिंग की बेस पे होगा या उनकी बॉलिंग की बेस पे होगा? क्योंकि अगर उन्होंने एज अ बैट्समैन खेलना है तो नंबर 4 पे फिर क्या हम इफ्तिखार की जगह शादाब को भेज रहे होंगे? मैं किसी प्लेयर को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इन्हें एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आना चाहिए। मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, किसी सीनियर खिलाड़ी ने कहा था। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। हफीज ने, बल्कि हफीज ने भी कहा थे, स्मिथ बैटिंग ऑलराउंडर आए थे, ओ सॉरी एज अ बॉलर आए थे, लेकिन फिर वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए थे, लेकिन उसके बाद वो कंप्लीट बैट्समैन बन गए। हर प्लेयर में पोटेंशियल होता है कि वो उसको अपने आप को प्रूव करे, लेकिन हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप पे जहाँ हमें अल्टीमेटली डिसीजन लेना है कि हमें बॉलर चाहिए, और हमें रिक्वायरमेंट इस वक्त बॉलर की है क्योंकि हम स्पिन डिपार्टमेंट में लैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मोहम्मद नवाज भी नहीं होंगे हमारे पास और शादाब भी नहीं होंगे, तो हम सडनली 2 नए प्लेयर्स तो नहीं लेकर आएंगे। लेकिन इमाद वसीम एक ऐसा हमारे पास फैक्टर मौजूद है जो हमें T20 स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग भी करते हैं नीचे से जाकर, और उनका जो मेन काम है बॉलिंग, वो ऊपर से आपको बहुत अच्छी बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, और कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनका बहुत अच्छा ठीक है जी। इमाद जो है इनके ख्याल से ज़्यादा बेटर हैं, और अब देखना तो ये है कि जो PCB है वो किसको सेलेक्ट करती है। नसीम भाई, बहुत सारी खबरें हैं। हम बात करें 2025 जनवरी में ट्राई सीरीज़ होने वाली है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने ICC का इजलास में मीटिंग की और इन दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन से ये भी कहा कि आप हमारे मुल्क में आएँ। कैसे देख रहे हैं आप? ट्राई सीरीज़ होने जा रही है, काफ़ी टाइम बाद होने जा रही है। ट्राई सीरीज़ वाकई काफ़ी टाइम के बाद होने चाहिए। माजी में ट्राई सीरीज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, चार मुल्की टूर्नामेंट भी शुरू हो गए थे, लेकिन फिर जब लीग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके लिए विंडो निकालना मुश्किल हो गई, तो ट्राई सीरीज़ तो छोड़ें, आप बायलैटरल सीरीज़ का कराना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कामयाबी है अगर वो ट्राई सीरीज़ और 2 तगड़े ममालिक के साथ, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों एक ऐसी टीम है कि जो कमर्शियली भी आपको वायबल होंगी बेचने के लिए, अच्छी टीमों को लेके आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो रहा है, तो ये भी अच्छा है हमारे लिए, और काफ़ी बेहतर कंडीशन होंगी। अगर हम मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वही पिचेस होंगी, वही कंडीशन होगी, लेकिन बहुत सिमिलर पिचेस होती हैं वेस्ट इंडीज़ में भी। पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये पिच टर्न भी लेती है, स्लो भी होती है, जिस तरीके की पिच हमारी होती है। तो बहुत ही अच्छा है। ये प्रैक्टिस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी मिलेगी, लेकिन अपने पहले ICC के इजलास में जाने के बाद अगर वो ये पाकिस्तान के लिए लेकर आए तो बहुत अच्छा और है। ये उसमें उन्होंने इजलास में ये भी कहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका भी कहा है, यकीन दहानी तो हुई है कि ये पाकिस्तान में ही होगी। तो मोहसिन नकवी साहब का जो पहला इजलास रहा वो ज़रा अच्छा रहा इस हवाले से। देखिए, यकीन दहानी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, नजम सेठी साहब एक MOU लेके घूमते रहे थे काफ़ी अरसे तक। जी, MOU जब वो पहली मरतबा जब बिग 3 की बात हो रही थी, वो इजलास में गए थे और फिर पाकिस्तान ने एडमिट किया था, और वो कोई गलत फैसला नहीं था नजम सेठी साहब का, होना यही चाहिए था, वरना हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाते इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा, जब वो बिग 3 को कबूल करके आए थे तो उन्होंने कहा हम बिग 4 हो गए, और मैं देखें ये MOU साइन कर आ गया हूँ, इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पर आएगी, और उन्होंने ऑनर ही नहीं किया था उसको। मुझे याद है मेरे शो के अंदर आए थे अनुराग ठाकुर। अच्छा, ये चीज़ तो नसीम भाई इंडिया की तो है ही ना, मसला तो इंडिया का तो यही है ना कि वो कमिट कर लेते हैं फिर मुखर जाते हैं। लेकिन ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला जो ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाला काम बड़ा अच्छा हुआ है, तो हम इधर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देंगे कि पहले इजलास में अगर इन्होंने ये काम किया तो ये अच्छा है। एमन, एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, आपकी प्लेयर है, आप बताएंगी, स्टॉप क्लॉक का है जी। 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर नहीं होगा, 2 दफ़ा वार्निंग मिलेगी, दोनों दफ़ा वार्निंग हुई तो 5 रन प्लेंटी के तौर पे दे देंगे। सही है ये? जब मैंने ये रूल पढ़ा था तो मुझे लिटरली सोहेल खान की टेंशन कैप्टन को ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे सोहेल खान की वो कॉन्फ्रेंस याद आ गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि फास्ट बॉलर्स के स्पाइक्स भी उतरवा लें। तो बिल्कुल ये एक तरह का पैनिक आ गया है। अब देखें, रूल है, ऑब्वियसली वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैप्टन्स के लिए। T20 में यूजुअली आप प्लान A और B लेके जाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि उस प्लान पे आप रह सकें, तो जाके अंदर बहुत ट्रबल हो जाता है और आप फिर उस पे वापस नहीं आ पाते। तो ऑल द टाइम अगर आपकी नज़रें उस क्लॉक पे भी होंगी, ओवर चेंज करना है, नेक्स्ट ओवर किसको कराना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को अपने रोल पता हो कि भाई आपने न्यू बॉल से बॉलिंग करानी है। तो उसका तरीका है ना, एक बॉल करो फिर जाके बात करके आ जाओ भाई क्या करना है कैप्टन, ऐसे भी तो कर सकते हैं। पूरी इनिंग भी फिर 75 मिनट्स में ख़त्म करनी है, वो 1 मिनट तो चल ही रहा है कि जिसमें आपने ओवर जल्दी से डिसाइड करना है कि किसने करना है, लेकिन जो ओवरऑल आपको इनिंग भी 75 मिनट्स में ख़त्म करनी होती है, वरना आपका एक फील्डर और अंदर आ जाएगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट रूल आ गया और कैप्टन को इसमें बहुत प्रॉब्लम है। कैप्टन को चीज में बड़ी मेरे ख्याल में ये 60 सेकंड तक, मेरे ख्याल में ये इसलिए सही है कि वो जो जुर्माने होते थे, वो जो पता ही नहीं होता था कि आप जो है ना वो 2 ओवर लेट हो गए, उसके बाद आप फील्डर बाहर अंदर लाना पड़ रहा है आपको फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन।
अब आपको कम से कम आज भी मैं हमने देखा जो बड़ी स्क्रीन है नेशनल स्टेडियम कराची की, मैं वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पे टाइम क्लॉक लगी हुई थी कि 10:36 पर आपने अपनी इनिंग को कंप्लीट करना है। जब आपको ये पता होगा और इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो लगा हुआ है, तो फिर कैप्टनों बहुत से होते हैं ना, थोड़ा सा कैजुअल होते हैं, फील्ड प्लेसमेंट के हवाले से स्लो स्लो जा रहे होते हैं, थोड़ा मीडिया लेकिन को भी दिखा रहे होते हैं। अब वो अपने पेस को भी रखेंगे, अब वो इस चीज़ को फोकस करेंगे, तो जो हमें जुर्माने होते हैं इंटरनेशनली उससे और बचेंगे। ये रूल तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में लग जाना चाहिए, हर ऑफिस में लग जाना चाहिए। जो लोग देर देर से आते हैं ना, देर से आओगे ये हो जाएगा, देर से आओगे, सब जगह लगा दो स्टॉप क्लॉक, ताकि सब ओवरऑल टाइम पर क्लॉक आए। तो चल ही रही होती है, लेकिन अब इसमें ओवर बाय ओवर चल रही है, ये एडेड प्रेशर है। ये एडेड प्रेशर है बिल्कुल। अहमद, अच्छा नसीम भाई, एक और सब चीज, आपकी तरह देर से ओवर थोड़ी कंप्लीट करते हैं। मेरा तो ओवर स्पिनर्स बहुत के जितनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। हेमन बहुत अच्छी बॉलिंग कैप्टन करती को है कभी प्रॉब्लम और नहीं पीसीबी आपने को देखी है ना? हाँ मैंने देखी है, पीसीबी को दोबारा चाहिए एंड एज अ कैप्टन वुमेन्स क्रिकेट में लेकर आए। नसीम भाई, एक मसला और आया क्रिकेट बोर्ड में, जो बातें सुनने में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब बहुत सारे लोगों की जो नौकरियां हैं ना वो खतरे में, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि छोटी टीम लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को, अपना बजट को कट करेंगे और छोटी और प्रोफेशनल टीम लेकर आएंगे। तो बहुत सारे लोग जो नजम सेठी साहब के दौर में या ज़का अशरफ साहब के दौर में अपॉइंट हुए थे, उनकी नौकरियां अब बड़े खतरे में पड़ गई हैं। देखिए बहुत सारे ओएसडी ऑफिसर लगे हुए जो उस दौर में थे, उनकी जगह पे रिप्लेस करके किसी और को लाया गया है, लेकिन उनकी नौकरी आज भी कायम है। उनको ओएसडी ऑफिसर एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे लगा दिया। कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट है वो? हाँ, कई डिपार्टमेंट ओवरलोडेड थे, फिर भी बाहर से लोग आए इस थे। वजह से मेरे ख्याल है कि यही चीज़ चेक की जा रही होगी कि जी काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं कर रहा है। इस जगह पे बैठ के भाई आपने बहुत सारी ज़का अशरफ साहब ने ये किया, जो नजम सेठी साहब के दौर में अपॉइंट हुए थे लोग, या उससे पहले रमीज़ राजा साहब के दौर में अपॉइंट हुए थे, उसके बाद उन्होंने तरीक़ेकार चेंज किया। अब वो तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको कैसे रिप्लेस करेंगे। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो आ जाता है फिर जाता बड़ी मुश्किल से है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंडे कमरे में बैठने वाली नौकरी है, इंजॉय करने वाली नौकरी है, इसको कोई नहीं छोड़ता। आप देखिए ना, मैंने आपको कहा ना, मैं बहुत सारे, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अब जाहिर है ये तो पाकिस्तान तो आप क्रिकेट करते बोर्ड हैं, की नाम सौंपी लेते है। नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, मज़ा ही नहीं आता। मैं कई सारे लोगों की आपको बात कर रहा हूँ, जैसे मीडिया डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, अब उनकी हेड कोई और है, लेकिन आज भी जो इससे पहले डायरेक्टर मीडिया थे उनकी जॉब है, वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब दोनों कॉम्पिटेंट है, लेकिन एक रहेगा ना, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी है, एक को ओएसडी ऑफिसर दोनों में से लगा कौन दो। रहना चाहिए एक, नसीम भाई? ये मुश्किल सवालात में ना डालें इतना मुझे रमजानों में। ये चीज़ जी, ये दोनों दोस्त हैं, अब मैं क्या करूँ? आप ये वैसे सही चीज़ है कि इस चीज़ को अगर मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ा लोड होता है। और जैसे कि ज़राए से पता चला है कि 2 साल में इन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा भर्तियाँ की हैं, तो जो बिला वजह की भर्तियाँ जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, जैसे हमें अक्सर हम कहते हैं गोस्ट एम्प्लॉयज़, ये गोस्ट तो नहीं होंगे, आते होंगे, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अगर कट डाउन करके यही पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट और क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। विराट कोहली इंडिया के एक बहुत अच्छे बैट्समैन, उनके बारे में जो है हरभजन सिंह, एक बॉलर, इंडिया के साबिका बॉलर हैं, उन्होंने मशवरा दिया है कि वो वर्ल्ड कप से पहले आराम करें, क्योंकि इस तरह की र्यूमर्स आ रही थी कि इस दफ़ा इंडिया वर्ल्ड कप में विराट कोहली को नहीं खिलाएंगे, यंगस्टर्स को चांस देंगे। लेकिन हरभजन ने उनके मुताल्लिक़ ये बात कही है कि नहीं, अभी उनको आराम का मशवरा दिया है, और उन्होंने कहा है कि जब तक विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तब तक वो हार नहीं मानेगा और अपने बल्ले से शोर मचाता रहेगा। नसीम भाई, आराम का मशवरा दिया है, और वर्ल्ड कप की जो ये रूमर्स आ रही थी कि विराट कोहली इस दफ़ा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उनकी जगह यंगस्टर्स को, नए लोगों को चांस देंगे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हरभजन ने कहा ये। देखिए हरभजन कोई सिलेक्टर तो है नहीं कि वो कह देंगे कि तो और वो टीम में आ जाएंगे, या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं, ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं वो। अच्छा, लेकिन उनकी ख्वाहिश जायज़ है, इस वजह से जायज़ है कि विराट कोहली है। विराट कोहली एक ही है, दो नहीं है। विराट कोहली दुनिया है क्रिकेट के अंदर, और जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड T20 में हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे थे, वहाँ का गेंद सामने मार दिया, फिर पीछे मार दिया, मैच जो उन्होंने टर्न किया जैसे जावेद मियांदाद ने शारजा ने मारा था वैसा ही ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल। तो वो वाकई में उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर नामुकम्मल है। इसकी वजह ये है कि प्रेशर क्रिकेट, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा एक खिलाड़ी तैयार नहीं होता, हम उसको लेके आ जाते हैं इंटरनेशनल एरेना के अंदर, इतना बड़ा गैप होता है। पहले तो PSL और डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप है, देन अगर ऊपर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाएं तो और गैप बढ़ जाता है।
हम वो अभी पका नहीं होता और उसको लेकर आ जाते हैं। वो एक तैयार प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको दुनिया फॉलो करती है। लेकिन नसीम भाई, हरभजन ने कहा है कि जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तब तक वो हार नहीं मानेंगे। अभी ओडीआई भी बेचारे जीतते जीतते रह गए, अगर वो 60-70 साल तक नहीं जीते तो 60-70 साल तक वो हार नहीं मानेंगे। 2011 वर्ल्ड कप में विराट कोहली टीम का हिस्सा थे, जो महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में वर्ल्ड कप जीते थे, उस टीम का हिस्सा थे। वो अगर वर्ल्ड T20 की बात करें, क्योंकि उनके होते हुए वर्ल्ड T20 नहीं जीता इंडिया, शायद हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक मरतबा भी जो है वो नहीं जीती है IPL। वो तो कितनी अरसे से चले आ रहे हैं। उस टीम में ग्लेन मैक्सवेल भी खेल रहे होते हैं, उस टीम के अंदर क्रिस गेल भी खेल रहे होते हैं, सारे खेल रहे होते हैं, वो नहीं जिता सके। फिर वो कप्तानी से हट गए, अब कोई और कप्तान होता है, इवन के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान भी नहीं होता। तो T20 में उनकी इतनी फतवात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा आपको, पहला वर्ल्ड T20 जीता था महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में। वो मैं कवर कर रहा था साउथ अफ्रीका में वो इवेंट, जब मिसबा ने शॉट खेला था। हाँ, तो शॉट उस दिन मैंने शाहरुख खान का भी इंटरव्यू किया था वहीं जोहान्सबर्ग के अंदर। ये जो है इंडिया उसके बाद से उस तरह नहीं खेला जो एक टाइटल जीता। भाई IPL अगर इतनी बड़ी लीग है तो आपको तो 2-3 मरतबा जीत लेना चाहिए था, लेकिन आपकी टीम फाइनल में भी नहीं जाती है बिल्कुल। उसके और बाद। ओडीआई में भी अभी आप लोगों ने अपने होम ग्राउंड था, जबकि कहा जाता है इंडिया घर का शहर है, फिर भी हार गए। अफसोस हुआ था जब आप हारे थे। इवन कराची में अगर हम देखते हैं तो PSL के मैच में वो वाली चीज़ नहीं आ रही क्राउड के हवाले से। कराची की क्राउड की अगर हम बात करते हैं, अब फाइनल है, एक तो मंडे को रख दिया, हमने पहले भी डिस्कस किया, भाई संडे को रख देते, मंडे को रख दिया, क्राउड ही नहीं आ रहा हमारा। क्यों नहीं आ रहा कराची का क्राउड? देखिए, ओवरऑल अगर मैं PSL की बात करूं तो लाहौर हर जगह क्राउड है, लेकिन कराची में नहीं आ रहा। इसकी वजह मुझे ये समझ नहीं आती कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। लोग इसलिए नहीं जाते कि भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स हैं, रोड्स ब्लॉक होते हैं। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल हर चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जो स्टेडियम जाने का रास्ता है वो पूरा हमने एक्सकेवेट किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक होती है। जिस दिन मैच नहीं भी होता उस दिन भी पूरा यूनिवर्सिटी रोड पूरा ब्लॉक होता है और उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपका स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राउड कंप्लेन करता है वो इस चीज़ की करता है कि जो आपकी रूफ़ है उसकी वजह से हमें इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं है मैच की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप मैच को ठीक से एंजॉय ना कर सकें तो इसको इनको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, क्योंकि आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि ये चीज़ें तो होती हैं, ये पहले से जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर रोड टूटे हुए होते हैं, वो जो हसन स्क्वायर वाला रोड है, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि जी ठीक है, अभी वो ट्रैफिक का वाला मसला नहीं है कि यहाँ से नहीं जाए, यहाँ से नहीं जाए, हम तो सीधा जा रहे हैं, सीधा आ रहे हैं। लेकिन ये रोड वो टूटे हुए, इस वजह से शायद पब्लिक आने से खतरा रही हो। दूसरी जो एक छोटा सा बताऊं, कम से कम वहाँ पे खाने पीने के जो अरेंजमेंट आप करके रखते हैं, तो हमने बिल्कुल इसको डिस्कस किया था, कोई है ही नहीं और अंदर पता नहीं क्या है। टॉयलेट्स वगैरह आप अगर पीछे के जरा जनरल स्टैंड, असल तो जनरल स्टैंड है आपका बहुत बड़ा, फिर उसके बाद और इंक्लोजर है, बाकी जो मेन बिल्डिंग के साथ हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद जो बड़े इंक्लोजर हैं, ये इनको छोड़ दें। उसके अलावा जितने लोग भी सराउंडिंग्स के अंदर हैं, ज़रा जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ वहाँ देखें। हमने लोगों से शिकायतें सुनी है, क्योंकि हम तो मेन बिल्डिंग में जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं, लेकिन ये शिकायतें सुनिए कि टॉयलेट्स के हालात ऐसे होते हैं कि आप देखें, आप ज़रा दुनिया भर में अब सफाई का इंतजाम रखें। अब मुझे लग रहा है नसीम भाई, मुझे उधर एक छापा मारना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब ये सुन रहे हैं तो जी ये मसले बड़े अहम हैं, इनको भी आप देखें। नसीम भाई, PCB को क्या रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए अलग अलग कोचेज रखने पड़ेंगे? क्योंकि ये खबर आ रही है कि शेन वॉटसन $2 मिलियन जब उन्हें बताए गए तो वो थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं। ज़राए ने बताया भी, माने नहीं है, लेकिन वो इस बात पे मानेंगे अगर माने कि मैं T20 और ODI की कोचिंग करूँगा, रेड बॉल की नहीं करूँगा, तो हमें 2 कोचेज रखने पड़ेंगे। और मैं सिर्फ उसी वक्त अवेलेबल हूँगा कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असाइनमेंट होगा। मैं उसके अलावा आपको अवेलेबल भी नहीं हूँगा। मकसद है अहमकों की जन्नत में रहने की बात है कि आप रेड बॉल का कोच अलहदा रखेंगे, वाइट बॉल का कोच अलहदा रखेंगे। एक कोच आपको कहता है कि आपका बैट यहाँ से गलत आ रहा है, एक कोच आपका कहता है कि नहीं आपका बैट यहाँ से सही आ रहा है। आप अपने खिलाड़ी को ही आधा तीतर आधा बटेर बना देंगे। भाई ज़ाहिर कोच की बात सुननी भी पड़ती है प्लेयर को, ये अमन ज़्यादा बेहतर बताएंगी, क्योंकि कोच को आप बहुत अथॉरिटी के साथ लेकर आते। अभी शेन वॉटसन की अथॉरिटी नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों में, जो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलेंगी कि ये भाई इवेंट्स क्यों खेलते, कितने मैचेस खेल गए। भाई अगर सरफराज नहीं थे तो बिस्मिल्लाह खान थे, सज्जाद जूनियर थे, आपके पास विकेट कीपर मौजूद थे, क्योंकि शेन वॉटसन इतनी अथॉरिटी लेके बैठे हुए थे कि टीम भी मैं सेलेक्ट करूँगा, बैटिंग ऑर्डर भी मेरा होगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को साइड कर दिया था। और
ये जो उसके रिएक्शंस आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे हम देख रहे शेन थे। वॉटसन का अगर हम इस पूरे क्वेटा ग्लैडिएटर में देखते हैं तो काफी उन्होंने भी वो फेवरेटिज्म वाली हरकत करी जिसे हम अपने लोगों पे कहते हैं दोस्ती यारी। इस तरह शेन वॉटसन भी दोस्ती यारियां निभा रहे थे। तो $2 मिलियन खर्च ना करें और इतने नखरे मत उठाएं, किसी और को ले आएं जी, जैसा टीम ने खेलना होगा खेल लेंगे। एमन बाबर के बारे में डैनियल समी ने कहा है कि ये स्क्रिप्टेड कैप्टन नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट प्लेयर तो बहुत अच्छा है। उन्होंने पीएसएल में जो लड़के खेल रहे हैं उनको भी ये मशवरा दिया है कि भाई पीएसएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अच्छा खेलोगे तो टीम में आएंगे। लेकिन ये स्क्रिप्टेड कैप्टन वाली बात क्यों, मुझे समझ नहीं आई कुछ। बिल्कुल जी, बाबर आजम ने इस दफ़ा जो कैप्टनसी की है वो थोड़ी हट के की है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि वो एक कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ आते थे कि मैंने स्टार्ट फास्ट बॉलर से करना है, मिडिल में स्पिनर्स को लेकर आना है। तो इस दफ़ा उन्होंने मैच में जो चेंजेस की खुद से की, साइम अयूब को लेकर आया, इंट्रोड्यूस करवाया, उसको जज किया कि वो एज अ बॉलर हमें एक अच्छी जगह पर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस हैं। तो आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको कोई गाइड करता था कि आपने इस प्लेयर से न्यू बॉल करवाना है, इससे आपने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी है। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे उनके अंदर नज़र नहीं आई। बिल्कुल जी, और उन्होंने कहा कि अगर कोच और कैप्टन आपस में बात भी कर रहे थे तो कोई बुराई नहीं है, और वाकई में इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी मैच जारी है इस्लामाबाद और कोयटा का। अब तक जो कोयटा की परफॉर्मेंस है उससे तो ये लग रहा है कोयटा शायद ये मैच हार जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जी, कुछ भी हो सकता है। अब कल पता चलेगा जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है आगे के मैचेस की। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।